आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा फर्स्ट लॉ का हम रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट लॉ सिंपली बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शुड बी देयर फॉर एनी साइकिल और प्रोसेस। ठीक है ना। तो प्रोसेस के लिए हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए लिखते हैं हम चेंज इन हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड टोटल नेट वर्क ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा, फॉर साइकिल के लिए हम क्या लिखते हैं? साइकिल के लिए हम लिखते हैं कि जितना भी हीट ट्रांसफर होगा वो शुड बी इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता कि वो डायरेक्शन क्या होगी प्रोसेस की। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई प्रोसेस 1 to 2 भी जा सकती है और 2 to 1 भी जा सकती है। ठीक है ना। बस उसके अंदर क्या होना चाहिए? बैलेंस ऑफ एनर्जी होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जबकि सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि कोई प्रोसेस 1 से 2 ही जाएगी या 2 से 1 भी जाएगी। ठीक है ना। कि केवल हमको डायरेक्शन का पता चल जाए, इसलिए हम सेकेंड लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, किसी प्रोसेस के फिजिबल होने के लिए इसका दोनों लॉज का बैलेंस होना, दोनों लॉ को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है ना। अगर कोई प्रोसेस केवल फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही है एंड सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं कर रही तो वो फिजिबल नहीं है। ओके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन होता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। देखो यहाँ पे डब्ल्यू नेट प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? एक रिजर्वियर है TH टेम्परेचर पर और एक TL टेम्परेचर पर। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर जैसे बॉस जिसमें इन्फिनिट एनर्जी ही कैन टेक, लाइक ओशियन, लाइक सराउंडिंग। ठीक है ना। तो कोई सी कितनी भी एनर्जी निकाल लो उसके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। ये रिजर्वायर होते हैं। तो एक हाइयर टेम्परेचर पर रिजर्वायर होता है, एक लोअर टेम्परेचर पर रिजर्वायर होता है, और बीच में एक हीट इंजन साइकिल काम करती है जो कि डब्ल्यू नेट हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। फॉर इनपुट ऑफ QH एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट ऑफ QL। ठीक है ना। QL हीट निकाल रही है और QH हीट इनपुट में ले रही है। ठीक है। तो फॉर ए साइकिल डेल्टा यू शुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, और अभी हमने पढ़ा था जो पॉइंट फंक्शन होती है फॉर ए साइकिल शुड बी जीरो, क्योंकि एंड स्टेट और स्टार्टिंग स्टेट दोनों सेम होते हैं। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू QH माइनस QL। ठीक है। अच्छा, थर्मल एफिशिएंसी कैसे हम डिफाइन करते हैं? थर्मल एफिशिएंसी होती है नेट हीट, सॉरी, थर्मल एफिशिएंसी होती है नेट वर्क ट्रांसफर अपॉन हीट इनपुट। ठीक है ना। तो नेट वर्क ट्रांसफर क्या है? QH माइनस QL अपॉन हीट ट्रांसफर हीट इनपुट QH। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया एफिशिएंसी का, QL अपॉन QH। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हीट इंजन 100% एफिशिएंट हो सकते हैं। 100% एफिशिएंट का मतलब कि ये पार्ट जीरो होना चाहिए, ये पार्ट जीरो का मतलब कि QL जीरो होना चाहिए, मतलब कि लोअर रिजर्वायर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। लोअर रिजर्वायर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस के लिए जो कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस के लिए है, जैसे कि हीट इंजन। ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस, ठीक है ना, दैट ऑपरेट ऑन साइकिल नॉट अ प्रोसेस। ठीक है ना। साइकिल वर्ड याद रखना। दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस अ नेटवर्क। देखो ये अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट का कुछ प्रूफ नहीं होता, बट अभी तक इसको कोई वॉलेट भी नहीं कर पाया, तो इसको फॉलो होता है, इसका फॉलो होता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अब एक ऐसी कोई सा भी हीट इंजन डिवाइस नहीं बना सकते जो कि एक सिंगल रिजर्वायर से काम करे और नेट वर्क ट्रांसफर हमको दे। ठीक है ना। तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कैल्विन स्टेटमेंट को वॉलेट करता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ हीट इंजन दैट इज 100%, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो वो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉलेट करेगा। ठीक है ना। तो इसका आउटपुट क्या निकला? A heat engine has to reject some energy into a lower temperature sink in order to complete the cycle। ठीक है ना। अगर इसको एक साइकिल कंप्लीट करनी है तो हीट इंजन को कुछ एनर्जी लोअर रिजर्वायर में एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना।
अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हमारी गाड़ी में साइलेंसर होंगे ही नहीं, सीधा जितना भी हमने पेट्रोल डाला वो पूरा का पूरा वर्क में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना, और एक आउटपुट ये निकला TH शुड बी ग्रेटर देन TL। ठीक है ना, जो एनर्जी हाइयर टेम्परेचर पर होती है उसके अंदर वर्क पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से हीट निकाल के वहाँ से हमको वर्क मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो जो एनर्जी हम इनपुट ले रहे हैं वो हाइयर टेम्परेचर से ही लेनी पड़ेगी ताकि हमको एक वर्क नेट ट्रांसफ़र मिले। ठीक है ना, द हाइयर द क्वालिटी ऑफ एनर्जी सोर्स एंड मोर वर्क इज प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हमको वर्क नेट मिलेगा। ठीक है ना, तो जो पीछे हमने क्वेश्चन पूछा था वो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, बिकॉज इट वायलेट्स द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, अच्छा, आप हीट पम्प्स और रेफ्रिजरेटर तो आपने सुना होगा, आपके डोमेस्टिक यूज़ में आता है रेफ्रिजरेटर। हीट पम्प क्या होता है? देखो, दो तरीके के डिज़ायर्ड इनपुट होता है या डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है। तो एक डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है कि हमें किसी स्पेस में कूलिंग चाहिए। ठीक है ना, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर। और किसी डिज़ायर इफेक्ट हमको चाहिए हीटिंग, लाइक नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है ये, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है और हमें अंदर रूम में हीटिंग चाहिए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हीट पम्प। ठीक है ना, तो दोनों के अंदर यही बेसिक डिफरेंस है डिज़ायर इफेक्ट का। ठीक है ना, हीट पम्प इज डिफाइंड एज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर सोर्स टू ए हाइयर टेम्परेचर। ठीक है ना, heat pump is used to extract energy from outside cold outdoor air into the warm indoors। ठीक है ना, तो जैसे कि बताया कि जो हीट पंप होता है वो ठंडे कूल एटमॉस्फेयर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है और उसको प्रोवाइड करता है अंदर जहाँ पे हमको हीटिंग चाहिए। ठीक है ना, जबकि रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर परफॉर्म द सेम फंक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर दैट नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। इसके अंदर कौन सा हीट ऑप्टिमाइज करना चाहिए? इसके अंदर जो QOL है। ठीक है ना, ये डिजायर इफेक्ट होता है रेफ्रिजरेटर के केस में और ये डिजायर इफेक्ट होता है हीट पंप के केस में। ठीक है, तो याद रहेगा। अच्छा, हम जो हीट पंप और हीट जो रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं उसके लिए एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए यूज़ होता है, ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। देखो, डब्ल्यू नेट हमको देना पड़ रहा है तो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है ना, अब देखो हीट पंप के केस में डिजायर इफेक्ट है QH, तो यहाँ पे QH ऊपर आएगा अपॉन डब्ल्यू नेट। जबकि रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर इफेक्ट है जो QL। ठीक है ना, तो ये QL ऊपर आएगा। एक रिलेशन होता है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की COP में, बहुत सिंपल होता है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो COP ऑफ HP इज इक्वल टू COP ऑफ R+1, मतलब कि जो हीट पंप की जो COP होगी वो ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, अच्छा, जो टिपिकल हीट पंप होते हैं उनकी COP जो होती है वो 3 या 3 के ऑर्डर में होती है। ठीक है ना, तो मतलब रेफ्रिजरेटर की जो होगा वो 2 या 2 के आसपास ही होगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एक हीट पंप बना सकते हैं जिसके COP इनफाइनाइट हो, मतलब कि उसको कुछ वर्क देना ही नहीं पड़े, सीधा जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हाइयर टेम्परेचर रिजर्वायर से। एक बार आप प्रैक्टिकली सोचो ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लॉसेस स्टेटमेंट। जैसा पहले बताया था, जो केल्विन स्टेटमेंट था वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए था, ये जो स्टेटमेंट है वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए। ठीक है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए एक क्लॉसेस स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल, देखो ये भी साइकिल के लिए है, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट other than the transfer of heat from a lower temperature body to a higher temperature body। मतलब ये बोल रहा है कि जो लोअर बॉडी टेम्परेचर और हायर बॉडी टेम्परेचर ये इम्पॉसिबल है विदाउट डब्ल्यू नेट के। ठीक है, बिना हम वर्क दिए हम लोअर बॉडी टेम्परेचर से हायर बॉडी टेम्परेचर
में हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये भी प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो, अगर कोई एक गर्म चीज़ रखी हुई है और एक ठंडी चीज़ रखी हुई है तो हीट ट्रांसफ़र हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में होगा और एक इक्विलिब्रियम आएगा जब ये दोनों सेम टेम्परेचर पर रहेगी। ऐसा पॉसिबल है कि ठंडे टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर वाली चीज़ में हीट ट्रांसफ़र हो? ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि यहाँ पे एक बीच में कोई एक साइकिल लगे और उसमें हम डब्ल्यू नेट दें, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना। तो यही केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट हमने पढ़ा और सेम टू सेम एक लॉसेस स्टेटमेंट भी यही है जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिसको अभी तक कोई वैलिड नहीं कर पाया। तो ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है। तो इसका आउटकम क्या है कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अनलेस एक्सटर्नल वर्क इज सप्लाइड। ठीक है ना। जब तक हम एक्सटर्नल वर्क नहीं सप्लाई करेंगे तब तक हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो हमारे रेफ्रिजरेटर को कोई बिल ही नहीं आता, हमें कंप्रेसर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती रेफ्रिजरेटर में। ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक्स का। तो जो पीछे हमने क्वेश्चन पूछा था कि COP इनफाइनाइट हो सकती है, उसका आंसर होगा नो, देयर इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर विदाउट एक्सटर्नल वर्क इनपुट। ठीक है। अच्छा, ये इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट क्या है? अगर एक स्टेटमेंट को आप वॉयलेट करते हो तो दूसरे स्टेटमेंट का वॉयलेशन अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। इसका एक प्रूफ है, मान लो कि अपन ने केल्विन प्लांक के जो स्टेटमेंट है उसको वॉयलेशन कर दिया, मतलब 100% इफेक्टिव हीट इंजन अपन ने बना दिया। मतलब क्या है 100% इफेक्टिव हीट इंजन का मतलब अपन जितनी भी हीट दे रहे हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रही है डब्ल्यू नेट में, और वो जो डब्ल्यू नेट है हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं हीट पंप में। ठीक है ना। हीट पंप में डब्ल्यू नेट प्रोवाइड कर रहे हैं, डब्ल्यू नेट जो होगा वो QH के बराबर ही होगा फॉर 100% एफिशिएंट हीट इंजन। ठीक है ना। डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू QH। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हीट बैलेंस देखें, हमने QL इनपुट किया है और यहाँ से QH इनपुट किया है, तो टोटल बाहर कितना निकलेगा QH प्लस QL अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। ठीक है ना। तो अब इस पूरे सिस्टम की एक नेट साइकिल बनाए, है ना, नेट साइकिल। तो देखो अगर इनपुट देखें तो QH इधर से जा रहा है और मिल रहा है QH प्लस QL। ठीक है ना। तो ये तो कट गया QH से, नेट क्या बचेगा QL। तो ये देखो QL बचा, तो यहाँ से इनपुट देखो QL ही जा रहा है, ये नेट QL आ गया। तो मतलब अपन ने एक हीट पंप बना दिया जो कि विदाउट इनपुट वर्क इनपुट काम कर रहा है। ये बेसिकली वॉयलेशन है किसका? क्लॉसेस स्टेटमेंट का, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर टू हाई बॉडी टेम्परेचर विदाउट वर्क, वॉयलेशन ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वॉयलेशन किया, अपने आप क्लॉसेस स्टेटमेंट का भी वॉयलेशन हो गया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक स्टेटमेंट का वॉयलेशन होगा अपने आप दूसरा स्टेटमेंट भी वहीं पे वॉयलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।